राजघाट से भी ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को इस वक्त देख रहे हैं। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दरअसल देने के लिए ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इनकी अगुवाई करते हुए नजर आने वाले हैं और यहाँ से ये तस्वीरें मिल रही है। देवनाथ सर, सवाल मेरा आपसे था, जिस थीम पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो है बाय एंड लार्ज एक बड़ा वो है, पैमाना है, क्योंकि ये इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। आज यहाँ प्रेसिडेंसीज पर मुहर लग रही है, ये तमाम बातें तो है ही, लेकिन इतना आसान नहीं है। जी शिखा, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। मोदी जी और G20 के जो शिखर श्रेष्ठ नेता हैं वह आज की बात नहीं सोच रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि आज से 10 साल 100 साल, और मोदी जी ने तो कहा है कि 1000 साल के बाद क्या होना है हम इस सदी में भारत और विश्व मिलके तय करेगा। हम हमारे भविष्य की पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो कल जो बताया गया कि ग्रीन अर्थ यानी एक हरा भरा विश्व भविष्य में जो हम हमारे भविष्य के पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, उसके जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं उनको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। एक और चीज़ जो है, जो कि पृष्ठभूमि में हो रही है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, वो की है कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूरोस की, पाउंड्स की जो दरकार होगी, उसको वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB के जो CEOs, चेयरमैन और प्रेसिडेंट्स आए हैं वो पृष्ठभूमि में तय करेंगे। क्योंकि जो नेताओं ने कहा है इसको जमीन पर शक्ल देने के लिए तो हाथ में उतारना पड़ेगा। हाँ, जमीन पे एक बार ये तस्वीरें देखिए, मैं क्योंकि इसलिए बाय लार्ज इस पे बात भी करना चाह रही हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट इस वक्त पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल भारतीय कल्चर के हिसाब से स्वागत करते हुए उनको यहाँ दिख रहे हैं। विनोद सर, हमने देखा है कि बाहर भी इस तरह के आयोजन हमेशा हुए हैं, आसियान समिट का भी हिस्सा रहे और जाहिर तौर पर स्वागत में कोई कमी कभी भी नहीं रहती, लेकिन जो कल्चरली भारत को कहा जाता है वी आर कल्चरली वेरी रिच, ये जो तस्वीरें हैं वो उससे बताता है कि हमें ये क्यों कहा जाता है, यानी कल्चरली रिच भारत को क्यों कहा जाता है। अब देखिए, वेलकम भी हो सकता था, नॉर्मली ये जा भी सकते थे, लेकिन बाकायदा शॉल के माध्यम से और शॉल लेकर के प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम लोगों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। विनोद सर देखिए शिखा, मैं थोड़ा सा मेरी उससे जो बैकग्राउंड है वो भारत के ग्रामीण परिवेश को दिखा रहा है और प्रधानमंत्री जो ये पटका जिसको बोला जाता है दे रहे हैं, ये गांधी स्मृति के पास है। मुझे लग रहा है ये खादी का पटका होगा और खादी को लेकर के सरकार बहुत जागरूक है और खादी पर न केवल बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और खादी पर बहुत सारा काम हुआ है और बहुत अच्छे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको खादी में उपलब्ध हो जाएंगे जो सामान्य तौर पर आप अगर खादी की शॉप से नहीं खरीदे या खादी जो खादी भंडार है वहाँ से नहीं खरीदिए या वहाँ से नहीं उठा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये खादी के प्रोडक्ट हैं या किस तरह के, इतने इस तरह के उनका क्वालिटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक, जैसे कल हमने दो चीज़ देखा, एक कालचक्र के सामने प्रधानमंत्री थे, उसके बाद शाम को नालंदा यूनिवर्सिटी के सामने, अभी हम अपने ग्रामीण जो हमारा परिवेश है और ग्रामीण वो है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही और खादी की बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री कोई भी अवसर अपने देश के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का मौका चूक नहीं रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी शिखा। तो देखिए, राजघाट से ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। दिल्ली राजघाट पहुंचे हैं G20 के नेता, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर एक एक कर पहुंचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ देखिए एक बड़ा संदेश भी जाता है कि भारत किस तरीके से लोगों को लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, हाँ, वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष बग्गा साहब, अजय बग्गा, तो एक एक कर प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए देख रहे हैं और देखिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल भी है, क्योंकि अभी बग्गा इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। सर DK पांडे, मैं आपका रुख करते हुए, बग्गा नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाता है कि कैसे क्यों इकोनॉमिकली हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बग्गा जब WHO के ये देखिए, ये तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ जो तमाम डिग्निटरीज हैं वो भी पहुँच रहे हैं। पांडे सर, कल जब प्रेसिडेंसीज़ की बात हो रही थी, 112 प्रेसिडेंसीज़ की बात हुई, तो मैंने आपसे कहा भी कि आप तालियां मार रहे हैं उस वक्त, तो ये कैसे बाय एंड लार्ज इंडिया को अलग कंट्री बना रहा है?
देखिए, हम वो कर रहे हैं जो सहजता से कोई और देश नहीं कर पाया, और इतिहास गवाह है, ऐसा नहीं कि हम अतिशोक्ति के अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। इतिहास गवाह है किस प्रकार से अन्य देशों ने प्रयास किए और उनके प्रयासों के बाद क्या परिणाम आया, हमारे प्रयासों के बाद क्या परिणाम आए। आपके सामने देखिए, एक छोटा उदाहरण है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ पर सबका स्वागत कर रहे हैं राजघाट पर, और वो जो हमारी ग्रामीण कल्चरल है उसका एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम, खादी भी हमारा है जो कि आम लोगों से जोड़ता है। ध्यान रहे, हमने आम साझेदारी पर भी जोड़ दिया है, हम आम आदमी को जोड़ने का प्रयास करते रहे। तो ये पूरे विश्व को जैसे हम परिवार के रूप में लेके चल रहे हैं, तो हर एक जो एलिमेंट है सोसाइटी का उसको जोड़ने की बात है, विश्व के जितने लोग हैं उनको जोड़ने की बात है, चाहे वो ग्लोबल साउथ के लोग हैं या ग्लोबल नॉर्थ के लोग हैं। तो ये एक जुड़ाव की जो रिक्वायरमेंट फील करेगी, क्योंकि इस समय जैसे कि प्रधानमंत्री सुनाक ने कल कहा कि विश्व जो है आर्थिक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, और इस समय आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम वैश्विक मूल्यों को, जो गिरते मूल्य हैं उनको कैसे संभालें, स्वास्थ्य के प्रति कैसे ध्यान दें, और आपस में एक दूसरे की कैसी मदद करें, ताकि जो हमारा इकोनॉमी जो हमारी जो डावाडोल हो रही है, आर्थिक ढांचा जो हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है, उस पर सुधार की आस्था है, उसको रोका जा सके। अभी देखिए, खादी का जो अभी जिक्र हो रहा था कि खादी जो है हमारा भारत का एक, हमें गर्व है कि हम खादी के मामले में विश्व में सबसे आगे हैं। ये सिल्क के जो दुपट्टे दिए जा रहे हैं बता रहे हैं कि खादी में इतना अच्छा काम भी होता है। लोगों को ये धारणा है, जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चों को बताया जाता था कि भाई वो बैलगाड़ी और देश गरीब देश है, और गरीबी जब दिखाना हो तो भारत की तस्वीर दिखाई जाती थी। अब लेकिन उसी प्रकार से ये था कि खादी एक बड़ा बेकार सा कपड़ा है और उसका कोई अट्रैक्शन नहीं। अगर आप इस जो दुशाला दी जा रही है, अगर आप ध्यान दें इस दुपट्टे को, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और देखने में आप बिल्कुल दिल खुश होता है कि इतना महीन काम किया। ये खादी में कैसे काम हुआ? तो कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे पास है, स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस है, आवश्यकता थी लोगों तक उसको पहुंचाने की। वो काम, ये सेतु बन के G20 का समिट हमारे काम आ रहा है, और हम अपने आप को जिस प्रकार से पूरे विश्व गौरवान्वित इसलिए भी क्योंकि देखिए, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बग्गा, भारतीय मूल के हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही WHO के वो मुख्य जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस, वो यहाँ पर पहुंचे। तो ये जो मंच सजा है, वो ना केवल देशों के बीच एक समझौते के तहत सजाया गया है, बल्कि जो वन अर्थ वन फ्यूचर, और इस बात को लेकर के जो तमाम ये देश साथ में चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस पे जोर भी मिलेगा। आपने देखा कि कल देर रात जो डिनर पार्टी हुई थी त्रिपाठी सर, उसमें हमने देखा कि व्यापार के क्षेत्र के बड़े कारोबारी उसका हिस्सा थे। इसका मतलब सीधा था कि देश तो आपस में जुड़ ही रहे हैं, लेकिन देश जुड़े तो क्या कुछ और तरीके होने चाहिए, और यही वजह रही कि उस डिनर का, उस गाला का हिस्सा बड़े जो कारोबारी हैं वो रहे, और कई सारे लोग रहे। हम तस्वीरें भी लगातार देख ही रहे हैं, देखिए राजघाट पे भी हर कोई यहाँ पे बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है। देखिए, अगर देश जुड़ेगा, जैसा कि आपने कहा, देशों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम है, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि राजनेता या पॉलिटिकली देश जुड़े एक दूसरे से। कई समस्याएं होती हैं जो पॉलिटिक्स से, जियो पॉलिटिक्स से हट के होती हैं। वो फाइनेंस की समस्याएं होती हैं, बिजनेस की समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं। वो हर क्षेत्र में जोड़ने का काम होता है। इसीलिए इसका जो मोटो रखा गया है कि वन अर्थ वन फैमिली, कि मतलब वो एक तरह से जैसे परिवार के लोग एक दूसरे से हर एक चीज़ के मामले में जुड़े रहते हैं। सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के मामले में, रहन सहन के मामले में, शिक्षा के मामले में। तो वो चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। उसी के तहत देखिए, कल जो आप सही कह रही थी, ऑब्जर्व सही किया था कि कल जितनी भी चीज़ें हो रही, जहाँ गाला डिनर में कितने ही लोग थे जो व्यापारी थे, एक दूसरे से बातचीत करके उनको समझने की कोशिश हो रही थी कि हम आगे व्यापार के क्षेत्र में कैसे बढ़ सकते हैं। और देखिए सर, सबसे सर माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। जब ये वेलकम कर रहे हैं तो यहाँ पीछे ये साबरमती आश्रम जो है उसकी वो तस्वीर लगी हुई है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का ये परिचायक है, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि राजघाट पर विदेशी मेहमान हैं, बापू को नमन कर रहे हैं। वही बापू जिन्होंने सत्याग्रह से इसकी शुरुआत की, कैसे विदेशों को उन्होंने यहाँ से उल्टे पाँव भागने के लिए मजबूर किया। ये तमाम चीज़ें जो इंडिया को आज भारत बन कर के खड़ा है, 76 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन इस तस्वीर को उखेड़ने में सर लंबा वक्त लग गया। 76 साल लग गए हैं इस तस्वीर को उखेड़ने में।
देखिए, मेरे ख्याल से खाली 76 साल ही नहीं, उसके पीछे भी जब से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ है, या जब से भारत को भारत के तौर पर एक पहचान मिली है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे मतलब पॉलिटिकल स्फेयर में तो 1947 में मिली, लेकिन उससे पहले भारत की पहचान जो थी वो बनाई लोगों ने। अब उस पहचान, वो बनते बनते अब वो पहचान उस आधारशिला पे आके सर शेख यहाँ पर हसीना भी खड़ी आ है। गई हैं यहाँ, बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना, वो भी एंटर करते हुए यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, राजघाट वो पहुँच चुकी हैं। और देखिए कैसे G20 के कुटुंब को भारत ने रास्ता दिखाया है। मैं लगातार सर अखबारों की सुर्खियाँ भी देख रही हूँ। NBT ने आज छापा है कि भारत कैसे भाग्य विधाता बन गया है, और बहुत बड़ी बात है पांडे सर, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे अगर हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाग्य विधाता बन गया है, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ के अखबार का जिक्र कर रहे हैं। आप बाहर के भी न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, आज के हेडलाइंस में वहाँ बाहर के भी देख रहे थे। मैंने यही महसूस किया कि भारत जब आज भाग्य विधाता बना है, भारत जब अपने कुटुंब को नई राह दिखा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत की तस्वीर बदल गई। निश्चित रूप से। और पहली बात जो आपने कहा कि भारत का दैनिक है इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी हमारे इस प्रयासों की बहुत प्रशंसा की है कि इस प्रकार से हमने विपरीत परिस्थितियों में इनको सब मुद्दों को आगे बढ़ाया और सफलता प्राप्त की है। एक और मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जब हम इसका जिक्र कर रहे थे कि हम किस प्रकार से भारतीय संस्कृति से अन्य देशों के प्रमुखों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। रात को रात्रि भोज में जैसा कि खबरें हैं कि जो मिलेट और बाजरा से जो व्यंजन परोसे गए वो बहुत ही सराहे गए, लोगों ने उनको बहुत सराहना की। तो वो भी एक संदेश था कि देखिए, जैसे कि मिलेट को ग्लोबल अन्न जो है घोषित किया गया है और उसको बढ़ावा देने की प्रयास किया गया है। अगर देखा जाए उसके पीछे की इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो इस समय 30 मिलियन टन जो है कंजम्पशन है पूरे विश्व में मिलेट का। अगर भारत इसको सफल हो जाता है आगे बढ़ाने में, तो केवल भारत ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिलेट्स। तो हमारे जो मिलेट पैदा करने वाले लोग कौन से लोग हैं, जो राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, हरियाणा के जो दक्षिणी हरियाणा के लोग हैं, उनके किसानों को कितनी बड़ी जो है एक मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट को आगे भेजने का और कुछ पूंजी अर्पित करने का। तो ये क्षेत्र जो इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये थोड़ा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उन क्षेत्रों में घूमा हूँ कि डेजर्ट में वहाँ पानी की समस्या है, खाने पीने की चीज़ें पहुँच नहीं पाती। अखबार, मुझे ध्यान है कि मैं जब पहुँचा 96 में, वहाँ पर अखबार एक दिन पुराना आता था और बाद में धीरे धीरे जो है ऐसे प्रयास किए गए कि अखबार सेम डे आने लगा। तो ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन अब हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो जिस प्रकार से हमने जोड़ने की कोशिश की इस तबके को जो कि नेग्लेक्टेड था, ये भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जहाँ तक बग्गा साहब की बात है, मैं एक आखिरी पॉइंट जोड़ के अपना खत्म करूँगा। भारतीय मस्तिष्क का और हमारे सोच का, हमारी अप्रोच का, समस्या का समाधान निकालने में हमने जो महारत हासिल की है, पूरा विश्व उसका जो है सम्मान करता है। आप देखिए कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, सबके प्रमुख जो हैं वो भारतीय हैं। हम यूके अपने दमा साहब को याद कर रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम भी वही कर रहे हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति भी यहाँ आपको दिख रहे हैं, अब्देल फतेह सीसी यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए वो भी और बाकायदा सर ये प्रधानमंत्री मोदी उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। साबरमती आश्रम की ये तस्वीर है देवनाथ सर, और देखिए वहाँ वो बता रहे हैं कि गांधी जी यहाँ पर रहते रहे होंगे और जो तमाम चीज़ें होती होंगी, और खादी का इस्तेमाल आप लोग भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि कैसे भारत कि वो प्राचीन चीज़ें जिसे महात्मा गांधी आगे लेकर आए, खादी हो या फिर भारत के लिए और भारत के कल्चर को बढ़ाने को लेकर के हो, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर राजघाट में दर्शाने की कोशिश है। देखिए ये एक कोशिश है देवनाथ सर, मैं जो समझ पा रही हूँ ये कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि ये जो प्रतिनिधि, ये जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, तो हम एक पैनल पर और एक प्लेन पर तो आ ही रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। 112 प्रेसिडेंसीज मुहर लग गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फोकस और जोर इस पर भी है कि ये जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ से जाएं तो ये लेकर जाएं कि कल्चरली हम क्यों रिच कहलाते हैं। हाँ शिखा, देखिए हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि मेहमान नवाजी की जाए, और इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। ये जो 60 देश के अलग अलग शहरों में, राजधानियों में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई हैं, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इस चीज़ पे दिया गया है कि वहाँ का जो कुटीर शिल्प है, वहाँ का जो लोकल उद्योग है, ग्रामीण अंचल में जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। उनको हमने यूरोप, अमेरिका, विकसित देश से जो आए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दिखाया और काफ़ी सराहना मिली। मेरे ख्याल से
सर माफ़ कीजिएगा मुझे बीच बीच में, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मॉरिशस के पीएम यहाँ आपको दिख रहे हैं, प्रविंद जुगन्नाथ यहाँ आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में। माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ा इंटरप्ट, क्योंकि दर्शकों को बताना भी पड़ेगा कि ये जो तमाम डेलीगेट्स पहुँच रहे हैं कौन कौन पहुँच रहे हैं। जी सर, आप प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू। जैसे अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉरिशस, मॉरिशस तो भारत का ही एक हिस्सा है। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले हमारे ही पूर्वज मॉरिशस में जाके बस गए थे। उस वक्त वो सिर्फ पहाड़ जंगल था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कितने मेहनत से वहाँ पर ज़मीन को समतल किया, पानी के संसाधनों को ऑर्गेनाइज किया और गन्ने की खेती की, गन्ने की पैदावार की। वहाँ शुगर इंडस्ट्री में जितना गन्ना यूज़ होता है उसमें भारतीय को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और आज की तारीख में मॉरिशस देखिए, हम लोग तो व्यापार करते हैं भारतीय, हमारी नस नस में फाइनेंस पैसा घुसा हुआ है। मॉरिशस जो है आज की तारीख में बहुत बड़ा वित्तीय हब बन गया है। दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जब उनको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, वो अपने पैसे को मॉरिशस। नीदरलैंड के सर पीएम यहाँ पहुँच गए, मार्क रुते ये पहुंच गए अभी। अपनी बात खत्म। हाँ, नीदरलैंड जो है वो भारत से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। बताइए क्यों? क्योंकि इन सब नॉर्डिक कंट्रीज़ में मानव अधिकार को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं मोदी जी नीदरलैंड के नेता के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में यह है कि भारत में आके उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भारत में महिलाएं किस तरह से शक्तिशाली हो रहे हैं और भारत में महिलाएं किस तरह से आज़ादी से उन्मुक्त होकर घूम रही हैं। हाँ, और विनोद सर, मैं देख पा रही हूँ कि बाकायदा एक एक जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको जो भी प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं, उनको वो बड़े आराम से बता रहे हैं, एक एक लाइन तो उनको ज़रूर बता रहे हैं विनोद सर। बिल्कुल शिखा, चूँकि गांधी जी की समाधि पर एक भजन कार्यक्रम राष्ट्राध्यक्षों के लिए आयोजित किया जा रहा है, और चूँकि साबरमती आश्रम का चित्र है, तो साबरमती आश्रम के महत्व के बारे में और उसका जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से और हमारे कल्चरल वैल्यू में जो उसका इम्पोर्टेंस है, और गांधी जी का जो महत्व है भारतीय राजनीति में, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक मुझे लगता है कि जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक झोपड़ी से किस तरह से, झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर से किस तरह से भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है, उसको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और गांधी जी की सिंप्लिसिटी एक उससे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांधी जी को लेकर के प्रधानमंत्री हमेशा बहुत, न केवल उनके मन में एक सम्मान रहा है, बल्कि उनकी कार्य पद्धति है उसको लेकर के भी बहुत सम्मान के साथ आगे बढ़े। जी, सिंगापुर के पीएम यहाँ पर दिख रहे हैं, त्रिपाठी सर, सिंगापुर के यहाँ पे पीएम दिख रहे हैं, और सिंगापुर के साथ जो संबंध रहा है भारत का, और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी के तहत भारत और उसके वो टर्म्स रहे हैं। ऐसे में चूँकि हम एक एक मेहमानों का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को पता चले कि कौन यहाँ पर मंच पर पहुँचा है। अब साझेदारी का जिक्र है, एक फ्यूचर है, अब इस पर जिक्र होना है। यानी कि ओवरऑल कहते हैं ना कि किसी भी टॉपिक का एक जिस्ट निकाल लेना, हमने कर लिया, कल हमने जो चीज़ें करनी थी हमने कर लिया, लेकिन आज का दिन है जो जिस्ट निकाल करके जाएगा। जी देखिए, हमने जो निर्णय किया कल के डॉक्यूमेंट में, वो निर्णय है। अब उस निर्णय पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए छोटी छोटी निटी-ग्रिटी जो होंगी कि क्या कैसे करना है, उस पर आज चर्चा होगी। हालांकि जैसे कि आपने पहले कहा था कि ये ओवरनाइट उस पर काम न तो ख़त्म हो पाएगा, न ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि इन चीज़ों में समय लगता है, सारी दुनिया की बात है। तो मेरे ख्याल से उन पर आज 10 से 1 के सेशन में चर्चा होगी, और उन चीज़ों को जो कि तत्काल जिन पर सहमति हो सकती है, मोडस ऑपरेंडी की कैसे होगी, उन चीज़ों पर सहमति हो करके और उनका कार्यान्वयन। आपका सर ध्यान मैं वहाँ केंद्रित करूँगी। देखिए, लिखा है बापूजी की समाधि के पास, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। यही संदेश शायद प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों तक पहुंचाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी किस तरीके से उनकी ज़िंदगी रही। वो चाहते तो बड़े आराम और ठाठ से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन कैसे उन्होंने ज़िंदगी जी और कैसे भारत के लोगों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे। और देखिए, मैं गांधीवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि
उस शख्स में एक चीज़ थी जो दुनिया में अभी तक किसी में नहीं देखी गई। हम हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, जबान पे कुछ होता है और काम करते हैं वो कुछ दूसरा होता है, तीनों में तारतम्य नहीं होता। ये शख्स ऐसा शख्स था अकेला, जिसने जो सोचा वो कहा वो किया और बिना डर के। और ये चीज़, ये हासिल करना, ये दक्षता कि आपके सोच में, आपकी वाणी में, आपके कार्य में एक समानता हो, ये बड़ी मुश्किल से क्या असंभव हो जाती है, वो उस शख्स ने कर दिखाया। बिल्कुल। और इसीलिए वो कहते हैं कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। माई लाइफ इज़ माई मैसेज। वो जिंदगी जी है जो उन्होंने, उससे लोग सीखते हैं। सिर्फ प्रचार करना नहीं है, सिर्फ प्रवचन करना नहीं था। बिल्कुल। तो देखिए, राजघाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके राष्ट्र अध्यक्षों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा वो स्वागत कर रहे हैं इन तमाम राष्ट्र अध्यक्षों का। माई लाइफ इज़ माई मैसेज, ये यहाँ पर एक मैसेज के तौर पर लिखा है महात्मा गांधी की समाधि पर, और ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं और राजघाट में महात्मा गांधी को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि छाता नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि बारिश हो रही है। कम से कम वीआईपी के लिए तो छाता होना चाहिए। नहीं, छाता होगा, लेकिन अभी मेका से नहीं सर, मुझे लग रहा है कि बारिश अब नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, बूंदाबांदी है, हल्की इसमें भीगे मतलब बारिश देखिए तेज हो रही है। हाँ, नादिया इस वक्त नजर आ रही है सर। अब जी पांडे सर। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, माई लाइफ इज़ माई मैसेज को मैं पढ़ रहा हूँ कि इंडियनिज्म इज़ माई मैसेज, भारतीयता मेरा संदेश है। मैं उसको इस रूप में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमने, चाहे महात्मा गांधी हो, निश्चित रूप से हमारे लिए वो राजनीतिक आदर्श रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफ़ी अच्छे संदेश दिए हैं उन्होंने, अहिंसा का पाठ पढ़ाने का प्रयास भी किया है। लेकिन जो हमारे किसी भी आप विभूति को ले लीजिए, भारतीय विभूति को, सबने ही बताया है कि किस प्रकार से कर्तव्य पारायणता जो है सर्वोपरि है। आपको जो ड्यूटी दी गई है उसे पूरा करिए, चाहे कोई भी ड्यूटी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा जरूर करिए। स्पेनिश यहाँ पर मौजूद है सर। तो संदेश यही है कि सहजता, सरलता, ये हमारे जीवन शैली का मुख्य अंग रहा है। हमने जो है सबको जोड़ने का प्रयास किया है, सहस्तित्व की भावना हमने रखी है। पंचशील तत्व जो पंडित नेहरू ने जो कहा था, जिसकी चर्चा भी होती रही, हम उसको भूल नहीं सकते, वो हमारे सांस्कृतिक हमारा संदेश है। साथ में अगर देखें तो जो फूलों से सजाया गया है राजघाट को, उसके आगे जो प्लांट्स हैं उनको विभिन्न देशों के झंडों से जो है सजाया गया है, वो भी एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि आप भी जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि हम आपको अलग मान रहे हैं, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश है वो बहुत ज़्यादा है। सभी प्रमुखों के चेहरे पर नज़र आ रहा है किस प्रकार से मुस्कुराते हुए वो लोग आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को जो खुद पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं, उनको भी पॉजिटिव प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। निश्चित रूप से साबरमती आश्रम जो बताता है कि जीवन शैली जितनी सरल हो उतना महान बनता है व्यक्ति, इस संदेश को देने का प्रयास जरूर और फिर महात्मा गांधी के तो पद चिन्हों पर बाहर भी लोग, सर मैं एज फार एज आई नो कि लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, विदेशों में भी, ना केवल मार्टिन लूथर और महात्मा गांधी को तुलना की जाती है कि वो आदर्श है पूरे विश्व के लिए। हाँ, इसीलिए ये मैसेज देना भी थोड़ा सा सहज हो जाता है सर कि ये बात आप इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। अब देखिए, इससे पूरे भारत का चित्रण हो जाता है कि भारत की शुरुआत कैसे हुई। सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। त्रिपाठी सर, आप मुझे लगता है आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सोने की चिड़िया कहलाता था। फिर क्या हुआ आगे की, कैसे परिस्थितियाँ बदल गई, फिर महात्मा गांधी की एंट्री होती है, और जो भी तमाम चीज़ें थी, सत्याग्रह हो, लोगों को साथ लेकर के चलना हो, या फिर आज़ादी लेना हो, तो ऐसे में ये पूरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा चित्रण जो है वो यहाँ पर इन तमाम राष्ट्र अध्यक्षों को दिखाने की कोशिश हो रही है। और मेरे ख्याल जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, लोगों से जो बातचीत में बोल रहे हैं, वो शायद कुछ ऐसा ही कुछ कह रहे होंगे। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ गए। हाँ सर, त्रिपाठी सर। हाँ, देखिए, वो कुछ बता रहे होंगे मोदी जी कि साबरमती आश्रम के माध्यम से कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम किन किन स्थितियों से होता हुआ 1947 तक पहुँचा है। ये भी बता रहे होंगे क्योंकि कई वीआईपीज़ को, डिग्निटरीज़ को नहीं मालूम होगा गांधी के जीवन दर्शन या गांधी के जीवन के बारे में, तो वो ये भी बता रहे होंगे कि किस तरह का रहन सहन वो बताते थे, कि कितना सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं हर एक को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ये चीज़ें देखिए,
मैंने देखा है विदेशों में ये चीज़ें नहीं होती। विदेशों में जब डिग्निटरी कोई जाता है, विजिट होती है, तो वो क्या करते हैं कि गाइड होता है, गाइड बताता है, होस्ट नहीं बताता। ठीक ठीक। यहाँ ये देखिए सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ गाइड नहीं, होस्ट बता रहा है। बता रहा है। तो ये एक तरह सर, से यही तो आत्मीयता सर कल्चर का फर्क यही तो है जी। ये बहुत कल्चरली, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कल्चरली वाई वी आर रिच, बिकॉज वो वसुदेव कुटुंबकम, पूरा अगर विश्व हमारे परिवार की तरह है। और सर हमारे यहाँ कहते भी है ना कि आप जिस भी स्थिति में रहें, हमारे भी कल्चर में कहते हैं, मैथिल में भी ये, मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ, वहाँ भी ये कहता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब मेहमान पहुँचे तो उनका स्वागत होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है विनोद जी, आप ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे, जो तस्वीरें ही बयां कर रही है सारी बातें। बिल्कुल। हम इस पर लंबी चर्चा कर चुके हैं, चाहे ऋषि सुनक के भारत आने की हो या मेहमानों को लेकर के। आप देखिए पहले दिन से ही प्रधानमंत्री उसको पर्सनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सनल टच हमारी परंपरा का हिस्सा है। हम अपने मेहमानों का इसी तरह से स्वागत करते हैं। आप चाहे किसी छोटे फंक्शन की बात करें भारत में, वहाँ पर कोई भी परिवार का व्यक्ति ही, परिवार का मुखिया ही होता है जो सभी मेहमानों को व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करता है, और प्रधानमंत्री वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न केवल हमारी संस्कृति को दिखा रहा है, बल्कि एक अलग तरह की बॉन्डिंग विश्व के बाकी देशों से स्थापित कर रहा है, जो G20 के कार्यक्रमों की आगे की सफलता के लिए बहुत बड़ा एक टूल बनने वाला है। जी शिखा जी। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अल्बर्टो फर्नांडिस यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुँच रहे हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस को आप इस वक्त देख रहे हैं, राजघाट वो भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 में शिरकत करने के लिए पहुंचे, एक एक कर राजघाट पहुंच रहे हैं, और इसके बाद एक साझा कार्यक्रम होगा जिसमें ये सब बापू को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। देवनाथ सर। जी हाँ, देखिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अब आए हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के सारे देशों के साथ और कैरेबियन देशों के साथ भी भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में बहुत ही मजबूत हुए हैं। ना सिर्फ स्पोर्ट्स, कल्चर, वरन अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी हमें लैटिन अमेरिका के देशों से दोस्ती बनानी पड़ेगी। हमारी एयरफोर्स और नेवी जो है भूमध्य सागर होते हुए अटलांटिक महासागर तक पहुंचने का जो योजना है, 50 साल लगेंगे, वो उसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्जेंटीना, जिसका कि सी कोस्ट अटलांटिक में बहुत विस्तार पे फैला हुआ है, और कैरेबियन देश जो हैं वहाँ पर हमें पोर्ट्स फैसिलिटीज़ चाहिए। तो मोदी जी और विदेश मंत्रालय जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, बैकडोर में नेपथ्य में जाकर अब उन चीज़ों की नींव डाल रही है। आप देखेंगे कि अगले 1, 2, 3 साल में G20 और अभी जो 1-to-1 शीर्ष नेताओं के बीच में बात हो रही है, द्विपक्षीय बात हो रही है, इसका एक बड़ा आउटकम ये होगा कि भारत सभी देशों के साथ सिक्योरिटी, जिसमें कि टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई और भारत की जो फोर्सेस हैं वो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में एक ग्लोबल प्रोजेक्शन करने के लिए आज से 30 साल के बाद कैसे आगे जाएंगी, सब देशों के साथ हम बात कर रहे हैं। हमारी नेवी जो है फोर्स प्रोजेक्शन और हमारे डिप्लोमेटिक प्रोजेक्शन का एक ज़रिया है। जहाँ जहाँ इंडियन नेवी के शिप्स जाते हैं वो भारत का झंडा लेके जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स भी अभी दुनिया के सारे देशों में एक्सरसाइज कर रहे हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति अल-सीसी आए हुए हैं। अभी इजिप्ट में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भाग ले रही हैं एक्सरसाइज ब्लू स्टार, जो कि बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है। आयुष मेरे सहयोगी राजघाट पर इस वक्त बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं सर, उनसे जो तस्वीरें मिल रही है, क्या जानकारी उनके पास। आयुष, एक एक करके ये तमाम प्रतिनिधि, तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ राजघाट पहुँच रहे हैं, और अब से कुछ ही देर बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी जिसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि नजर आएंगे। क्या और इन्फॉर्मेशन आपके पास, इनकी रवानगी कब होगी यहाँ से?
इंतजाम किए गए हैं। राजघाट जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज़्यादा सख्त कर दी गई है और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगातार पहुंच रहे हैं। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहां पहुंच चुकी हैं। इसी तरह से जो एजेंसीज हैं वर्ल्ड लेवल की, चाहे वो WHO की बात की जाए, UN की बात की जाए, उनके भी जो चीफ्स हैं वो पहुंचे। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं। सिक्योरिटी का जो मसला है बहुत बड़ा। देखिए कोई भी गाड़ी आगे यहाँ से नहीं बढ़ पा रही और जितने भी रास्ते हैं राजघाट जाने वाले उन सबको आइसोलेट कर दिया गया है, सैनिटाइज किया गया और राजघाट में भी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी। 5 दिन पहले एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और एक गांधी दर्शन करके एक एरिया वहां डेवलप किया गया जहां महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कई प्रतिमाएं उनकी लगाई गई हैं, अलग अलग पोस्टर्स में हैं और ये दर्शाने की कोशिश है कि गांधी भारत की आत्मा है जो कहा जाता है। और राजघाट में भी जो हम तस्वीरें देख रहे थे कुछ वक्त पहले, वहाँ लिखा हुआ है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश, तो वो भारत की आत्मा गांधी की और उसी को लेकर आज श्रद्धांजलि देने तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। इसी तरह से दरअसल स्पेन के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पहुंचे। बात की जाए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की, बात आपने खुद ही की, तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और कुछ ही वक्त में दरअसल बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद वहां भजन होगा। बापू के भजनों को लेकर वहां सुना जाएगा राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से। और एक और चीज देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो साबरमती का जिक्र हो, समझाते हुए देखिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कि बापू की अहमियत देश के लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है। और चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ की बात की जाए, मार्टिन लूथर किंग की बात की जाए, आइजनहॉवर की बात की जाए, तमाम जो दुनिया के बड़े दिग्गज रहे अपने अपने वक्त के, वो महात्मा गांधी को एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाता था उनको, और गांधी का दर्शन भी विश्व के लिए एक दर्शन की तरह ये शिखा। तो राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आयुष बने रहिएगा आप मेरे साथ और मैं विनोद जी एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगी। अब देखिए यहाँ तक तो कार्यक्रम पूरी तरीके से तय है, अब आगे का भी कार्यक्रम यहाँ पूरा फिक्स्ड है। 9-15 तक जो है ये तमाम मेहमान उनकी रवानगी भी हो जाएगी। आज का दिन आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो अहम पहलू थे उस पर डिस्कशन हो गया, उस पर सहमति बन गई, मुहर लग गई। तो विनोद जी मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि आज का दिन कैसे तमाम देशों के लिए खास बन सकता है, क्या कुछ और एजेंडा और क्या वो बातें रह गई हैं आपके हिसाब से अभी तक जिस पे साझेदारी होने की उम्मीद है? देखिए शिखा, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कल जिन पर सहमति 112 मसले थे जिन पर सहमति बनी है, उसमें कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको जल्दी से जल्दी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जल्दी से जल्दी लागू करने की बात की जाएगी। जैसे यूक्रेन और रशिया क्राइसिस है, उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास इन देशों की होगा। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे कॉरिडोर की बात है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसमें लंबा 10 साल का कार्यक्रम है। तो इस तरह के जो विषय हैं, या जो बायोफ्यूल को लेकर के ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है वो भी लॉन्ग टर्म है। लेकिन इन सारे विषयों पर इनको कैसे, इनका रोड मैप क्या होगा, इनको लागू कैसे किया जाएगा, इस दिशा में चर्चा होगी और उनके डिटेलिंग की जाएगी। छोटे छोटे स्तर पर वो किया जाएगा, लेकिन बाकी फिर ऑफिशियल्स उसको कैसे आगे लागू करेंगे उस पर एक सहमति बन करके ये आज का मामला खत्म हो। लेकिन वही है कि उसमें मुझे लगता है कि 2-3 कैटेगरी होगी। एक जो 3 महीने, 6 महीने जिनका टारगेट होगा, साल 2 साल, और लंबे 10 साल वाले टारगेट होंगे। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मसला, वो तो लगातार चलता रहेगा, उस पर लगातार चर्चा होती रहेगी। जैसे जैसे कोई समस्या आएगी या जैसे जैसे कोई नया डेवलपमेंट होगा, वो उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी आज जो है, मुझे लग रहा है चर्चा जो है इसी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना मुझे नजर आ रही है। ठीक है सर जी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बनीज़ इस वक्त दिख रहे हैं। पांडे सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप शायद अखबार पढ़ रहे हैं। जी, मैं ये बता रहा था कि जो विदेशी मीडिया का हम जिक्र कर रहे थे कि आपने राष्ट्रीय दैनिक का एक जिक्र किया था, और विदेशी मीडिया में क्या है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि अमेरिका का जिक्र मैंने उसमें कहा था, वॉशिंगटन पोस्ट में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है इस समिट की। साथ में ब्रिटेन, जापान और दुनिया के अन्य देशों ने भी किया है। मैं मुख्य अखबारों में क्या है उसकी जो मोटी मोटी सुर्खियां बता देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है सबके लिए सार्थक बैठक थी, जितने भी देश थे उनको सबको कुछ। कनाडा ये जस्टिन ट्रूडो आ गए सर, माफ कीजिएगा मुझे बीच बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, बट यू कैरी ऑन।
तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रशंसा भी की है, और बीबीसी जो कि माना जाता है कि वो भारत विरोधी ही समाचार को प्राथमिकता देता है, उसने भी जो है शांति सद्भाव के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ, उसकी तारीफ की है सभी देशों के प्रयासों की। और डॉन पाकिस्तान का जो मुख्य अखबार है, उसने भारत जो इंडिया से भारत पे परिवर्तन हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी के सिस्टम पर लिखा भी था भारत, उनके जो डस्ट टैग पर लगा हुआ था, तो उसकी चर्चा की गई है। और साथ में जो कॉरिडोर बना है उसके बारे में भी टिप्पणी की गई। भारत वाले पे क्या चर्चा की गई, अगर वो लाइन आप पढ़ पाए तो? नहीं, वो लिखा है कि उन्होंने ये इसमें डिटेल अभी देखने पड़ेंगे डॉन अखबार को, लेकिन मतलब आप कहने का मतलब भारत, लिखा है कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत और आर्थिक गलियारे का मुख्य मुद्दा छाया रहा। दरअसल शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जब उद्घाटन भाषण दिया तो उनके आगे देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा था। अच्छा, इस पर लोगों की टिप्पणियां, पाकिस्तानी फोकस टिप्पणियां नहीं, मैं जानता हूं ये बहुत पॉजिटिव। अगर आम लोग देखें, जो कि यूट्यूब पर काफ़ी हमको मिलते हैं संदेश, आम लोग भारत की भी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने सही दिशा में और सबको साथ लेकर और जन कल्याण के लिए कार्य किए हैं, उसकी तारीफ पाकिस्तान के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। ABC न्यूज़ जो कि प्रमुख अखबार है, वो कहता है कि 130 करोड़ लोगों को जोड़ा गया, और ये ऑस्ट्रेलिया का अखबार है, और उससे भी बहुत तारीफ की कि G20 संगठन से बढ़ता दुनिया का आकार बढ़ रहा है, और इससे जो ताकतें नेगेटिव डायरेक्शन जा रही थी उन पर रोक लगेगी। फ्रांस 24 कहता है कि दुनिया में अफ्रीका यूनियन का कद बढ़ा, अफ्रीकी देशों को सम्मान और उनको रिक्वायर्ड जो अटेंशन मिल पाएगा। और आखिर में चीन का ग्लोबल टाइम्स, मरता क्या ना करता तो उन्होंने, चीन का अखबार ने जो है कहा है कि रेल संपर्क से शुरू किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं चीन विरोधी हो सकता है, लेकिन समय बताएगा। हम पूरे विश्व का विकास चाहते हैं और उसका हम समर्थन करते हैं। ये बात चीन की तरफ से कही गई है। जी हाँ, जी विनोद सर। मैं दो चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। देखिए, निश्चित तौर पर ऑब्जेक्टिविटी की बात विदेशी अखबार कर रहे होंगे, लेकिन मैं दो अखबारों का नाम जरूर मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ग्लोबल टाइम, जो ऑफिशियली अनऑफिशियली सरकार की बात करता है, सरकार का माउथपीस है। दूसरा जो डॉन की बात की गई, डॉन को सामान्यतः ये माना जाता है कि वो एक कोई तटस्थ अखबार है, लेकिन इसको समझना चाहिए, शायद इसकी जानकारी लोगों को नहीं हो, कि डॉन मुस्लिम लीग का माउथपीस हुआ करता था। तो वहाँ पर भारत के समर्थन में या पक्ष में कुछ इस तरह की बात होगी, इस पर मुझे संदेह है। इसको हमको समझ लेना चाहिए कि वो मुस्लिम लीग का माउथपीस प्री इंडिपेंडेंस टाइम से रहा है। जी देवनाथ सर, आपसे भी एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं चाहूँगी, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंसीज जिस पर सहमति बनी है उसमें 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया है। तो 4 बार यूक्रेन का जिक्र तो है, लेकिन पुतिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ये सहमति ओवरऑल तो बन रही है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति को इतनी जल्दी निपटाने की कोशिश में पुतिन कम से कम नज़र तो नहीं आता है। जी हाँ, राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए थे, उसके लिए 3-4 मुख्य कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके प्रतिनिधि लावरोव यहाँ पर हैं, और लावरोव को पुतिन का विश्वास पात्र माना जाता है। वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, और यूक्रेन का युद्ध का जो संचालन है, लावरोव जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन का युद्ध जल्दी ख़त्म होना चाहिए, पूरा विश्व चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमने ये एजेंडा में सक्सेसफुली पास कराई 122 पॉइंट में से है, कि ओडेसा पोर्ट से जो यूक्रेन का ग्रेन निर्यात करना है, जो कि ब्लैक सी, ओडेसा पोर्ट ब्लैक सी पर है, वहाँ से वो तुर्की के बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर, भूमध्य सागर से होकर, अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनकी तरफ जाता है। तो उस ग्रेन को सेफली किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए, उस पर एक सर्वसम्मति की मोहर लग गई है। ये महत्व क्या है? देखिए, रूस पिछले 1 हफ्ते से 15 दिन से 1 महीने से लगातार ओडेसा पोर्ट पर हवाई हमले और मिसाइल हमले करता रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन को बाध्य करे कि यूक्रेन जो है घुटने पे आ जाए, क्योंकि यूक्रेन की जो फॉरेन एक्सचेंज कमाई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ग्रेन्स यानी गेहूँ और दूसरे अनाज एक्सपोर्ट करके यूक्रेन को मिलता है। यूक्रेन की युद्ध को फाइनेंस करने का एक जरिया है। इसके अलावा अगर यूक्रेन से ये गेहूं दुनिया के दूसरे देशों में नहीं गया, ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे थे, नहीं गया, तो दुनिया के गरीब मुल्कों में अनाज की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, अब मुझे लग रहा है सर कि अब शायद वहाँ
कार्यक्रम और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि मेहमानों का सिलसिला आना अभी फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो है बापू की वो प्रतिमा, जिसको नमन करने के लिए जितने भी विदेशी मेहमान हैं यहाँ पर राजघाट पहुँचे हैं। यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी बापू को, और श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर तमाम मेहमान भारत मंडपम की तरफ रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद ये पूरा कार्यक्रम आज का रखा गया है। आपको एक बार बता भी देते हैं किन अहम फैसलों पर सहमति बनी, इसका जिक्र हमारे जो गेस्ट हैं वो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि 9:20 तक यहाँ सभी नेता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यानी अभी थोड़ा सा और वक्त है, लगभग आधे घंटे का वक्त है, और इसके बाद यहाँ से उनकी रवानगी हो जाएगी भारत मंडपम की ओर। सुबह 9:40 से 10:15 तक भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों का वहाँ आगमन होगा, वो वहाँ पहुँचेंगे। 10:15 से 10:30 तक भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे। हाँ किशुदा हाँ आ गए। तो देखिए ये जो है 10:30 से फिर 12:30 बजे शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र होगा। फूमियो किशुदा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। फूमियो किशुदा भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहाँ भी प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे, और इसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तिवारी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा था कि देखिए ये जो कल डिक्लेरेशन जारी हुआ है, इसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी कही गई हैं, लेकिन उन पर अमल कितना होगा ये कोई अभी श्योर नहीं है। ये भी कहा गया है कि तुर्की की प्रशंसा भी की गई है कि तुर्की की मध्यस्थता के कारण ही रूस और यूक्रेन के बीच में वो ग्रेन्स को निकाल के बाहर भेजने का वो हुआ था, जो कि ख़त्म हो गया। फिर ये उम्मीद की जा रही है कि ऐसा होगा। तो देखिए ये बातें कही गई, इसलिए मेरा मानना है कि मेरी एनालिसिस है कि हमें एक निर्णय पर पहुंचना था, हमें एक डिक्लेरेशन जारी करना था सक्सेसफुली, क्योंकि मैं सबसे बड़ी सफलता इस समिट की यही मानता हूं कि समिट ने डिक्लेरेशन जारी किया। नहीं होता तो समिट चाहे जितना आप अफ्रीकन यूनियन को रखते हैं, कुछ समिट फेलियर कहा जाता है, लेकिन एक डिक्लेरेशन जारी हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और डिक्लेरेशन के लिए वही चीज़ है कि 2 कदम हम चलें 2 कदम तुम चलो वाली बात हुई है कि कुछ चीज़ों पर, जैसे रूस का नाम न लेने पर पश्चिम सहमत हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट के बजाय वॉर शब्द का इस्तेमाल रहने दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी किया है कि दोनों देशों को, दोनों पक्षों को कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत और दूसरी चीज़ों के तहत आप मामले को सुलझाएं। तो फिलहाल के लिए ये संकट टल गया है G20 समिट से, लेकिन और इसलिए भी मेरे ख्याल से दोनों पक्ष सहमत हो गए कि दोनों पक्ष जानते हैं कि सहमति हो या न हो, युद्ध अभी जारी रहेगा कुछ समय तक, क्योंकि दोनों अब इस स्थिति में हैं, युद्ध से तंग आ चुके हैं, लेकिन इतने आगे बढ़ चुके हैं कि तुरंत पीछे लौटना। और तिवारी साहब, फिर किसी निर्णय पे भी तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे तो फिर हर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता रहेगा, हम टीमें बनाते रहेंगे, G20 जैसा मंच सजा रहेगा, आसियान जैसे समिट्स होते रहेंगे, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। ये देखिए, दबाव डालने का काम ये घोषणा पत्र करेगा, लेकिन ये दबाव ऐसा नहीं होगा कि जादू की छड़ी की तरह तुरंत कल या परसों में युद्ध खत्म हो जाएगा या अन्न की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसमें समय लगेगा, दबाव और बनाना पड़ेगा, लेकिन यह है कि एक संकट टल गया है। दूसरा ये कि इसमें समय 4-6 महीना लग सकता है, क्योंकि यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 458 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, जो कि अगले 10 साल में मुश्किल होगा उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। इसलिए ये कोशिश यही की जा रही है कि इस मामले का जल्दी से जल्दी हल निकाला जा सके। एक चीज़ जो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के उसमें जो एक चीज़ सबसे बड़ी होगी आज के आने वाले डिस्कशन में, वो ये होगी कि जो $100 बिलियन का प्लेज किया गया था
क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए कि जो गरीब देशों को मिलेगा उसमें अभी तक कितना इजाफा हुआ इसके बाद कब तक वो पूरा करेंगे धनी देश, ताकि गरीब देश जो हैं उस पैसे का इस्तेमाल धनी देशों से टेक्नोलॉजी खरीद करके अपनी स्थिति सुधारने में कर सकें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा होगा सप्लाई चेन का। तीसरा मुद्दा होगा जो अभी हमने लिख तो दिया है, लेकिन तीसरा मुद्दा ये होगा कि WTO में, IMF में और वर्ल्ड बैंक में जो सुधार की बातें कही जा रही हैं वो कहाँ कब से शुरू होंगी, क्योंकि हमने देखा यूनाइटेड नेशन में सुधार की बात 1992 से शुरू हो रही है। हाँ, G4 बन गया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमने ये देखा कि हम CCIT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म करने के लिए हम कितने दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्व ने अभी तक आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं प्राप्त की है। तो अभी उसी पर विवाद चल रहा है। योल यहाँ पे अभी यहाँ से गए हैं। योन सुक दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट, उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे सर। और देखिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए, और सही तरीके से क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ये भी प्रमुख है, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंसीज में जिन बातों पर मुहर लगी है, और जैसे कि आपने कहा भी कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये बहुत सालों से होता आ रहा है, बट किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो समय बहुत तय करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सर परमाणु हथियार जैसे मुद्दों को लेकर के, ख़ास तौर पर यूक्रेन जैसे युद्ध को लेकर के, कि किसी और देश के साथ ऐसा ना हो, और अगर हो तो पहले से ही विधिवत जो है सारी चीज़ें तैयार हो। टाइमलाइन देनी जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और वो विश्व दे नहीं पा रहा है। इवन परमाणु नियंत्रण पर, परमाणु अस्त्रों के नियंत्रण पर अभी तक उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। समस्या ये है कि जो अमीर देश हैं, हालत ऐसी है कि वो कहते हैं जी हमारे पास तो बम है लेकिन आप चाकू नहीं रख सकते जी। और हम यही कहते रहे, इसीलिए हमने उस पर NPT पे साइन नहीं किया है। हम ये कहते हैं भाई आप एक टाइमलाइन बताइए कि आप अपने हथियारों का ज़ख़ीरा कैसे धीरे धीरे टाइम बाउंड एक्शन के तहत ख़त्म करेंगे, लेकिन वो कोई नहीं बता पाया, और उल्टे हथियारों का नहीं, ज़ख़ीरा क्योंकि सर अगर ये बात बता दी जाए तो जो पावर की लड़ाई है वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, उसे आप छुपाएंगे कैसे? देवनाथ सर। जी हाँ शिखा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। देखिए टाइमलाइन की बात हो रही थी, और जो नियम और जो एजेंडा तय हुए थे पिछले कॉन्फ्रेंस में, आज जो उस पर डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, सिर्फ पिछले साल जो G20 की मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, उनमें से सिर्फ 17% प्रोग्रेस हुई है। टाइमलाइन बनना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर हथियारों की। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाता है क्योंकि वो कहता है हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तान भी बाध्य है न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। पाकिस्तान बना क्या लेता है? मांग लेता है मांग लेता है। भारत ने न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं, असल में चीन के पास है। चीन बोलता है कि हमारा मुकाबला जो कंटेस्ट है वो अमेरिका के साथ है। रूस के पास इस वक्त 4500 न्यूक्लियर हथियार हैं, अमेरिका के पास भी करीबन 5000 न्यूक्लियर हथियार हैं। तो जब तक जैसे ओलाफ या जर्मनी के चांसलर भी नजर आ रहे हैं सर,